बिकॉज ये जो सेलिब्रेशन होगा आज ना, ये बहुत डिवाइन होगा। मेरे को किसी ने बोला था जब पिरामिड बना था वो पूरा गोल्ड का था। वो हम्म। पूरा गोल्ड, गोल्ड में बना था, वो पिरामिड पूरा गोल्ड में बना था एक्चुअली। बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड को तो लूट लिया ना लोगों ने एक्चुअली। हम्म। बट अंदर में काफी फिनोमिनल एनर्जी है, बिकॉज वो मेडिटेट करने अंदर देते नहीं है। वो किंग्स चेम्बर जो ऊपर में जाते हैं, वो क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ता है अंदर में। वो आज भी वो केमिकल का वो एम्बाल्मिंग का स्मेल आपको आते रहेगा एक्चुअली उसके अंदर में। वो तो आप बस एक दफे ध्यान करके बोलिएगा जो मैं मंत्र आपको बोल रहा हूँ हाँ कि वो मैं ये करेगा, मैं करेगा। साक्षात भगवान विष्णु है, वो वाले पार्ट को जैसे ही आप इन्वोक करेंगे, वो जहां जहां जो कुछ भी ब्लॉकेज होगी ना, वो अपने आप रिलीज हो जाएगी। देखिए, हाँ। पहली चीज क्या है कि पिरामिड जो है, इट इज द बेस्ट रिसोर्स टू, जो डेड एनर्जी जो है उसको हम्म। प्रिजर्व करने का बेस्ट रिसोर्स है वो। मतलब हम्म। वो आपने वहां पे एक डेड बॉडी रख दी तो वो डेड बॉडी डिके ही नहीं होगी। डिके नहीं 100 होगी। साल जैसे बाद हम, निकालेंगे तो भी मैंने एज इट मैंने इज बहुत बार रहेगी। ट्राई भी किया था। मैंने वो ब्लेड को रख के पिरामिड के अंदर, ब्लेड ऑटोमेटिकली इट शार्पन्स इटसेल्फ। पता नहीं वो क्या सिस्टम है उसके अंदर। मैंने ब्लेड को देखा, रस्टेड ब्लेड को रख के, पुराने जमाने में हम लोग शेविंग करते समय वो राइट, ब्लेड राइट, आता था, राइट। मैं उसको रखता था उसके अंदर, हम्म। पिरामिड के अंदर। वो काफी, एंड वेजिटेबल्स अगर आप रखोगे डिके नहीं होगा। राइट, तो अब मुझे जो है, मान लीजिए मैंने आपके घर का वास्तु करना है, तो हम्म। मैंने जो यंत्र बनाए वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, पिरामिड के साथ में लगाए तो एनर्जी रेस्टोर हो रही है। हम्म। तो आई कैन, मतलब क्या कहते हैं उसको, पूरी एनर्जी को लंबे समय तक रिचार्ज रहने के लिए, रिटेन्ड रहने के लिए मैं पिरामिड और यंत्र का कॉम्बो बना सकता हूं। बट जब मैं उसी प्रोसेस में उस पिरामिड को श्री यंत्र का अपभ्रंश के तौर पे देखता हूं कि हाँ भाई, ये जो है श्री हम्म। यंत्र, मेरु पृष्ठी जो श्री यंत्र था और पिरामिड दोनों को बराबर बराबर रखूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि किसी ने बेसिक ज्योमेट्री में माइनर चेंजेस कर दिए। सही है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जो जो आपके बैकग्राउंड में जो इमेज बनी हुई है उस इमेज को देखेगा, और उस इमेज को वहां पर कहीं भी रख के या फोन में अपने सामने खोलकर, और बस इन्वोक करिएगा कि आप जो कोई भी है साक्षात भगवान विष्णु है। और कोई हाँ। भी विष्णु लक्ष्मी सूक्त या श्री पुरुष सूक्त जो अभी मैंने शेयर करा था, हाँ। कोई से भी को भी ध्यान करके कि आप इस पूरे क्षेत्र में जो है, अब हाँ। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट प्राइमरली सी और डेजर्ट ही है, तो हाँ। बस सही है। ये रिक्वेस्ट करिएगा कि ये जो है डेजर्ट ना रह के ये अच्छी वाली भूमि में कन्वर्ट हो जाए, उसके एक्चुअली लिए रास्ता खुले। इट वाज अ वेरी फर्टाइल लैंड। वो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो डेजर्ट बन गया एक्चुअली, अदरवाइज। माइनिंग बहुत हुई है ना सर। हाँ। फंडामेंटली माइनिंग इतनी ज्यादा हुई है कि वो नेचुरल लाइफ, वो प्रिजर्वेशन का। दूसरा, अफ्रीका में जो इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ग्लोबली जितने भी एलिफेंट्स हैं, हाँ। उसका 60 to 80% काउंट जो है वो अफ्रीका में है। हम्म। मतलब अगर पूरे उसमें हम माने कि 10 लाख हाथी हैं, तो 50 से 60 लाख हाथी अकेले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। और ये हम्म। अभी चड वगैरह जो दो तीन वहां की कंट्रीज हैं, उनमें तो मेजर जो है वो हाथी का जो होता है, क्या कहते टस्क टस्क हैं, टस्क जो टस्क। होता है, उसकी स्मगलिंग के चक्कर में उन्होंने हजारों लाखों हाथी मार दिए। मतलब कंट्रीज से हाथी गायब हो गए, ऐसी स्थिति हो गई है। हम्म। तो वो हाथी जो है, मतलब कोई एक प्रोटेक्टिव फोर्स की भाई हम गणेश जी को ध्यान करें या कुछ भी एक करें पार्ट, कि भाई वहां पर जो है हाथी जो है पहले के जैसे बहुत सारे हो जाए। और वहां की बड़ी अच्छी ब्रीड थी, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग एलिफेंट्स। अफ्रीकन एलिफेंट्स आर वेरी स्ट्रांग एक्चुअली। उनको वो टस्क के लिए तो मारते थे ना, बड़ा बड़ा टस्क होता था उनका तो। हाँ, तो ये जो मार रहे हैं वो अब उनके मरने के दिन आ गए। हमें तो वो जो नेचुरल इकोसिस्टम जो है उसको प्रिजर्व करना है। ये रिक्वेस्ट और मैनिफेस्टेशन आप जैसे ही डालेंगे, और फिर मैं आप करता उसके बाद देखिएगा। मैं करता हूँ बिकॉज इट वाज वेरी एडवांस सिविलाइजेशन। कभी कभी मैं उनका देखता हूँ ना, फारोस का, वो बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थे उस टाइम के। दे वर फार अहेड ऑफ दैट टाइम बेसिकली। एक्चुअली स्फिंक्स क्या है, वो टाइम ट्रैवल के इस हिसाब से इट इज द, दे से इट इज द की टू टाइम ट्रैवल। आप वर्चुअल रियलिटी में जा सकते हो, पैरेलल रियलिटी। हम्म। एक्चुअली कल मैं कुछ सुन रहा था,
कि स्पेस के बारे में कुछ सुन रहा था कि ब्लैक होल के अंदर हम जितने स्पेस के अंदर जाएंगे वो हमसे और स्पीड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इनफाइनाइट एक्चुअली। हम्म। इट अब्सॉर्ब्स एवरीथिंग विद इन इट्स ग्रास्प। मैं एक कुछ मेरे डॉटर से डिस्कस कर रहा था क्वांटम फिजिक्स का। शी वाज टेलिंग मी there is a parallel reality. You are existing in this dimension, you are also existing in another dimension. Well, how do you know? But you know there is something called parallel reality. At the same time, you can be existing in multi universe basically. Correct. They do say that. They do say that. I said, why do you say all this? She said, if you keep thinking about quantum physics, that is what quantum physics is about. You think space is infinite. Actually, even the fastest of spaceship even goes, this you will find that space is going further and further. तुम जिस स्पीड से जा रहे हो उससे डबल स्पीड में स्पेस आगे बढ़ते रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज इनफाइनाइट। हाँ मतलब ये सब देखिए ऐसा है, ये वाला पार्ट ऐसा हो गया, जिसने नहीं देखा वो उसको इनफाइनाइट कर रहा है। हमारे यहाँ कहीं भी जो है वो किसी भी पार्ट को इनफाइनाइट बोला ही नहीं गया। हम्म। हमारे यहाँ क्या था पूरे प्रोसेस में, एक दिन मैं बलराम जी के बारे में पढ़ रहा था, तो महाभारत या पता नहीं मैंने कौन सा एक टेक्स्ट खोल रखा था, उसमें लिखा हुआ था बलराम जी हर समय दारू पी के पड़े रहते थे, उन्होंने कोई काम नहीं करा, महाभारत के Wow. युद्ध में जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा, और समुद्र में जाकर जो है उन्होंने एक तरीके का सुसाइड कर लिया था, लास्ट में जो उनका एंड हुआ था वो इस तरह से हुआ था। हाँ। आई सेड कि यार Balram. कृष्ण जी, हाँ बलराम के लिए लिखा हुआ है, मतलब मैं आपको श्लोक बाई श्लोक बता सकता हूँ कहाँ पर कौन से पेज पर लिखा हुआ है। तो जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कि यार ये तो बड़ा एब्सर्ड सा है, कृष्ण जी का सगा भाई और वो इतना एब्सर्ड कैसे हो सकता है, दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो मैं पढ़ने लगा, सोचने लगा, एक जगह जब मैं नारद पुराण पढ़ रहा था तो वहां पर क्या हुआ कि वो नारद पुराण में एक जगह आया कि एक वो रैवत मनवंतर जो था, उसके जो मनु जो थे, वो एक दिन अपनी बेटी रेवती को लेकर जो है वो बोले कि इस समय ना ब्रह्म लोक में बहुत सुंदर म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा है, चल तुझे मैं वहां लेकर चलता हूँ। उन्होंने बेटी का हाथ पकड़ा और बिटिया को लेकर जो है वो वहां पर चले गए, एंड इट वाज अ फिनोमिनल म्यूजिक। तभी रेवत मनु को ध्यान आया कि यार कुछ गड़बड़ हो गई, आई शुड नॉट हैव स्टॉप्ड हियर फॉर एनीथिंग। जब तक वो पृथ्वी पर वापस आए तब तक उनका मनवंतर खत्म हो चुका था, दूसरा मनवंतर चालू हो गया था, और दूसरे मनवंतर का भी जो लास्ट पार्ट था वो चल रहा था। तो द्वापर युग जो है उसमें चल रहा था, तो वो उस समय नजर डालते हैं कि भाई यहाँ पर कौन है राजा, और वो तो वो कृष्ण जी के पास जाते हैं। तो कृष्ण जी को कहते हैं कि भाई आप ही इस मनवंतर के स्वामी हो, तो अब आप ही इसको देखो। तो बोले जी ये जो है, मैं, ये तो रेवती जी तो इनसे बड़ा विद्वान तो कोई हुआ ही नहीं है, तो एक काम कर दी जो है वो बलराम जी से कराते हैं। तो ऐसे करके वो 44 लाख या 45 लाख साल की जो महिला जो थी उसकी बलराम जी से शादी हो गई। तो मैंने कहा कि ये बलराम जी के पूरे प्रोसेस को डिफेम करने के लिए किसने डाला। अब आप सोचिए कि आपकी जो वाइफ है वो आपके इक्वलेंट एंड अपोजिट ही तो होगी। हम्म। तो अगर आप उस दुनिया के सबसे नॉलेजेबल व्यक्ति हैं तो वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के तौर पर जो है उस नॉलेज की रिटेंशन फोर्स होगी। तो हमारे यहाँ जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत इंटेलिजेंटली डिजाइंड हुए थे, इसलिए जिसकी पत्नी इतनी इंटेलिजेंट होगी वो उस व्यक्ति का मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग होगा, मैंने इस आधार पे उसको कनेक्ट करा कि तो अगर रेवती इतनी विद्वान और वो है कि उनकी एक्सेस ब्रह्म ज्ञान मतलब वो ब्रह्म लोक तक थी, और उन्होंने वो ब्रह्म म्यूजिक भी सुन रखा था, तो आप इस पूरे प्रोसेस को अगर एक यूनिफॉर्म सिस्टम लेकर चले कि जहां से मेरा ये पूरा यूनिवर्स ओरिजिनेट हो रहा है और जहां तक इसका विस्तार है वो आपस में जाया जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है। बट वो कनेक्शन करने पर टाइम का जो लैप्स होगा और क्या क्या एस्पेक्ट होंगे उसमें भी बहुत एम्बिगिटीज है, बहुत सारी। और जब तक हम अपना नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि क्वांटम में नॉमेनक्लेचर का ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप
जैसे अब आप सब लोगों का टाइम जो है कभी 1 घंटे आगे हो जाता है, कभी 1 घंटे पीछे हो जाता है। मेरे यहाँ इंडिया में ये चीज नहीं होती। तो मेरा टाइम रेलेवेंस जो है, उसमें पहले पूरे ग्लोब का सेंटर पार्ट इंडिया को माना गया था, और इंडिया का जो यूनिफॉर्म टाइम था वो बाकी सब जगह चलता था। ब्रिटिश आए तो उन्होंने लंदन के बेसिस पर जो है टाइम डोमेन डिफाइन करना शुरू कर दिया। तो वो टाइम, तो जब तक मैं एक यूनिफॉर्म सिस्टम को आइडेंटिफाई नहीं करूंगा फ्रॉम स्क्रैच टू एंटायर डोमेन जहां तक वो जा रहा है, तब तक मुझे कोर पार्ट में वो पार्ट समझ में ही नहीं आएगा। और क्योंकि वो नारद पुराण के अंदर डॉक्यूमेंटेड है पूरा, तो उसके अंदर एक स्ट्रक्चर भी दे रखा है। तो जब आप उस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको पूरी वेरिएशन बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मिल जाएगी। हाँ। तो हमारे यहाँ चीजें तो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेड है, स्ट्रक्चर भी दे रखा है, पूरे ब्रह्मांड की शेप का भी दे रखा है, मटेरियल का भी दे रखा है। बट अगर कोई उसको केवल नवरात्र में पढ़े और उठा के एक तरफ रख दे, उसके साइंटिफिक पार्ट को एक्नॉलेज नहीं करेगा, तो हम कभी उसको जान नहीं पाएंगे। ठीक है सर, चलिए इस वाले को वाइंड अप करें, अगला शुरू करें। जी। हैप्पी तुलसी पूजा। आज तुलसी पूजा है ना आप लोगों के लिए भी? नहीं, हमारे यहाँ तो कल हो चुकी। कल थी ना देव उठाने का अच्छी। हम्म। तो ये तो हमारा कल होने में अभी आधा घंटा बाकी है। देखो हमारे लिए भी टाइम का भी फर्क है, इतना डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। हमने लास्ट स्लाइड ये वाली करी थी, जो वेद के 4 वहां वाक्य थे उनके हिसाब से करा था। बट जो आपने भी बोला ना तुलसी विवाह के तौर पे जो है, तुलसी और भांग, तुलसी और भांग, आप इनका विवाह कराइए, आपको अपने आप सारी की सारी चीजों में क्लैरिटी पता चल जाएगी। तुलसी का ध्यान विवाह, रखिए। तुलसी का विवाह शालिग्राम से किया गया है। हाँ। तो जब आप कोई चीज को ऑब्जर्व करें, एक शैव थे, एक वैष्णव थे, हम्म, हम्म, और एक ब्रह्म उपासक थे। तो शैव वैष्णव और ब्रह्म ऐसे था। हमने स्ट्रैटेजिकली पूरे सिस्टम में से ब्रह्म को मार दिया। तो ब्रह्म को मारने के बाद जो ब्रह्म की शक्ति जो थी, उसको हम सरस्वती या गायत्री या फिर सर्वज्ञी ऐसे करके अलग अलग नाम है जिनका वो प्रोसेस दे रखा है। तो और हर एक प्रोसेस में एक डाइटी का नाम दे रखा है कि कौन सा प्लांट जो है उस डाइटी के हिसाब से है। तो गायत्री के लिए जो प्लांट जो था वो था तुलसी। तो तब जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस चला तो ये हुआ कि अब आपने ब्रह्म तो निपटा ही दिया है पूरे प्रोसेस में, तो ये तुलसी का ध्यान कौन करेगा, कैसे हम उस तुलसी के तौर पे। और जो ये ब्रह्म के लिए ब्रह्म का जो नाम दे रखा था वो वहां पर मृत्युंजय दे रखा था। तो मृत्युंजय जो है उसके लिए जो पौधा जो था, उस पौधे का नाम था विजया। इसको भांग कहते थे। ओ, हरिद्वार में सब जगह है ना वो झाड़? भांग तो दुनिया की हर जगह पर है। Because I saw on the banks of इट इज कॉल्ड कैनबिस। yeah, I saw that plant. कैनबिस इज एवरीवेयर।
कैनबिस सटिवा और कैनबिस का दूसरा एक नाम और था, कैनबिस इंडिका, ऐसे करके दो नाम थे। एक भांग के लिए टर्म यूज होता था और एक गांजे के लिए होता था। तो हमारे यहाँ जो है किसी ने गांजे को हाईलाइट कर दिया इंडियन डोमेन से, जबकि वो एक्चुअली भांग था कैनबिस सटिवा के तौर पे। और उसका नेट इम्पैक्ट क्या था वो मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ भांग खाने का रिवाज था, और भांग इसलिए खाई जाती थी बिकॉज वो भूख को बढ़ाती थी। तो जो भी व्यक्ति एक बार भांग खाता था उसको बहुत तेज भूख लगती थी, उसकी डाइट इंप्रूव हो जाती थी। जैसी डाइट इंप्रूव होती थी बॉडी का फायर एलिमेंट इंप्रूव होता था, हार्ट की फंक्शनिंग इंप्रूव होती थी। एज अ रिजल्ट पूरा सिस्टम जो है वो फिनोमिनल पावर्स की तरफ जाता था। तो जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये जो हिंदुस्तानी है ये तो हर समय खाता ही रहता है, तो उन्होंने उन चीजों पर रिसर्च करा। और तो इंडिया में उन्होंने अफीम के तौर पे जो है वो उसकी खेती और वो सब कुछ कराने का एफर्ट करा। चाइना में उन्हें सपोर्ट मिल गई, हिंदुस्तान में तो वो मर कर रहे थे, इतनी मार खा रहे थे कि उनको जो है वो अफीम का खेती इंडिया में डेवलप ही नहीं हो पाया। तो उन्होंने गांजे को वो कर दिया। गांजे में और भांग में बहुत बड़ा फर्क होता है इन टर्म्स ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो जब आप सिस्टमेटिक स्टडी करें और आप उसमें केवल तुलसी और भांग इसकी शादी करा दिया आपने, मतलब क्या हुआ? आप आज जो है 4 पत्ते तुलसी लीजिए, 4 पत्ते भांग के लीजिए, और इक्वल प्रोपोर्शन में उसको कस के और बॉइलिंग हॉट वाटर के साथ जो है उसको पी लीजिए। और फिर आप अपने आप को चेक करिए कि आपके भीतर जो है वो एनर्जी सिस्टम में कितना इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है। जैसे ही आपका फायर एलिमेंट बॉडी का इंक्रीज होगा, इमिजिएटली जो है आपके शरीर में जो है वो जो फैट है बॉडी का वो कम होना शुरू हो जाएगा और एक हेल्दी बॉडी बन जाएगी। और मैं अगर कोई चीज गलत बोल रहा हूँ, आप कुछ नहीं, आज आपको लगता है आपके वहां पर वो तुलसी विवाह है या मेरे यहाँ पर है, ये तुलसी और भांग जो लिखा है इस कॉम्बिनेशन को स्कैन कर लीजिए। तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपको इसमें कोई एनर्जी पता ही नहीं चलेगी। बट अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो आपको फिनोमिनल एनर्जी पता चलेगी। और इसको अगर मैं भांग ना लिखकर विजया लिख दूं तो ये और अच्छा रिजम्बल करेगा। भांग और विजया मृत्युंजय। तो मैं तो बेसिकली, और तुलसी को गायत्री, तो मैं गायत्री मृत्युंजय विवाह करवा रहा हूँ। इसको स्कैन करके देखिए। नहीं, आप बोल रहे तो इट्स फाइन, आई मीन लिख लेते हैं, क्योंकि नहीं, मैं आगे बढ़ते इसको हैं। आपको भेज स्कैनिंग देता में हूँ ना। थोड़ा टाइम जाएगा, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। इतने 2 हफ्ते बट से दिस इज ऊपर आपने ग्रेट वेस्ट कर इंफॉर्मेशन। लिए, उससे हाँ, जो इसीलिए काम की चीज है वो नहीं सुन रहे आप, तो फिर फायदा क्या होगा? नहीं, इसीलिए आई एम जस्ट टेकिंग नोट्स, आई एम लाइक दिस इज ग्रेट इंफॉर्मेशन। फिर अभी स्कैनिंग में करेंगे तो फिर बाद में स्कैन हर एक करके का ही क्या वैलिडेट होता है। इंटरप्रिटेशन। स्कैन हाँ, करके ही वैलिडेट होता है कि कोई चीज हमें। आप बोले वही वैलिडेट हो गया हमारे लिए, तो कि इतना इतना ज्ञान नहीं, कहाँ से मिलता है, तो मेरा फिर उसमें क्या क्वेश्चन मेरा करना और पढ़ाना उसमें क्या। बेकार हो गया सर। मैं कह रहा हूँ नहीं मेरा नहीं पढ़ाना नहीं बेकार हो गया अगर मेरा नहीं, दिस बोलना वैलिडेशन है, तो दैट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस। मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसको स्कैन करें और इस प्रोसेस से अपने आप को कनेक्ट करें। कब इट्स तक मतलब ब्यूटीफुल हम हाउ लाइफ की चीजों को लेकर चलेंगे? आप इतना इतना इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है कि तुलसी और भांग, वाओ, मीन अमेजिंग रिसर्च उसमें, आई एम जस्ट अमेज। तो नहीं, स्कैन करके देखिए ना केवल। अरे मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको इसका रीजन भी बताता हूँ। जब मैं पहली बार इस देश में डायबिटीज के तौर पे उसको आइडेंटिफाई कर रहा था, सो डायबिटीज का जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया था उसकी पावर में जो है, जितनी बार भी उसकी पावर पैनक्रियास से कनेक्ट कर रहा था वो उसकी वो नहीं आ रही थी, मतलब जो वाइब्रेंसी आती है इन टर्म्स ऑफ सिस्टमैटिकली एनर्जी प्रोसेस में कनेक्ट नहीं हो रही थी। तो मैंने फिर तुलसी और भांग को उसका इंग्रेडिएंट बनाया। तो तुलसी को कहते हैं आपका तुलसी का नाम है ऑसीमम सैंक्टम। हाँ, ऑसीमम सैंक्टम जो है इट्स बेसल, राइट, लैटिन नेम ही इज टॉकिंग अबाउट।
नहीं, मैं इसका जो होम्योपैथी मेडिसिन का नाम बोल रहा हूँ, ऑसिमम सेंटम। तो मैंने क्या करा, राइट। ऑसिमम सेंटम जो मदर टिंचर था होम्योपैथी में, उसके साथ में जो कैनबिस सटिवा का जो मदर टिंचर था, उन दोनों को मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद जब उसकी एनर्जी थी, इट वाज एब्सोल्यूट फायर। तो जब मैंने ये प्रोसेस को समझा, और फिर मैंने, क्योंकि मेरे गुरुजी ने सारी दुनिया के कैंसर, ट्यूमर, सबके इलाज निकाल दिए थे, डायबिटीज का नहीं निकाल पाए थे वो। तो मैंने पूछा कि गुरुजी का जो फॉर्मूला जो है, क्या उसमें ये दोनों मेडिसिन है, तुलसी और भांग? तो बोला ये दोनों ही नहीं है। तो देर आई रियलाइज कि सोर्स कोड जो है, अब होता क्या है ना, आप जो है वो जो सिस्टम को लगातार फॉलो, अब वो तुलसी विवाह चल रहा था, तो वो शालीग्राम से तुलसी का विवाह चल रहा था। वो तुलसी को भांग पर कनेक्ट करके ही नहीं देखा गया, किसी को थॉट में ही नहीं आया। मुझे थॉट में इसलिए आया क्योंकि मैं तंत्र तंत्र पढ़ रहा था, तो इसमें जो है वो मेडिसिन के नाम दे रखे थे एसोसिएटेड विद ईच अल्फाबेट। तो जब मैंने उस पार्ट से इसको कनेक्ट करा, एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज कि जब मुझे अल्फाबेट और प्लांट्स के बीच का कोरिलेशन पता चला, तो मैंने ये आइडेंटिफाई करा कि जब मैं एक बीज मंत्र को उससे कनेक्टेड प्लांट्स को कनेक्ट करके उसका अर्क यूज करता हूं, तो उसमें कितनी एनर्जी है। तो पता चला दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव जो फ्रेग्रेंसेस थे, वो बीज मंत्रों के आधार पर थे। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि इसको स्कैन करके देखिए, इसमें फिनोमिनल एनर्जी है। दुनिया के सबसे महंगे फ्रेग्रेंसेस बीज मंत्र पे आधारित थे, वाह। इस पे मैंने 2-3 साल पहले काम करा था, तो मेरे पास वो उसमें मेरे व्हाट्सएप के चैट में वो होगा, तो मैं शेयर कर दूंगा। मैंने बकायदा उसमें टॉप की 7-8 फ्रेग्रेंसेस जो थी उसको उसमें हाईलाइट करा था। एनीवेज, पीपीटी दिख रहा है ना अभी वहां पर? स्टेप्स ऑफ मेडिटेशन। राइट। That's where we were. हाँ, हम ये वाला पार्ट कर चुके थे पूरा। We did Muladhar Sahasrar and Lambika thing. That is what you had spoken. तो एक ये आचार्य चक्रपाणी वाला व्याधि शमत्व करके एक टर्म था। व्याधि शमत्व, व्याधि शमत्व इज प्राइमरली इम्यूनिटी। इसको एक Vyas, दफा इसको एक दफा पढ़ लीजिए जरा, ताकि मैं। what did he say? Vyadi Samat is व्याधि व्याधि समझ। शमत्व, क्ष क्ष। Shamatva. हम्म। इसमें जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है वो एक दफा जरा पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे उस पार्ट को एक्सप्लेन भी करूंगा। It's pretty much trying to say that you can develop immunity with your sharir bal. ये बेसिकली जो है, इसने एक दफे थोड़ा सा गूगल करके व्याधि पढ़िए, क्या होता है व्याधि। व्याधि, VYADHI, व्याधि क्या होता है? आदि Medi- व्याधि, हाँ। आदि व्याधि। हम्म
it's it's Vyadhi means disease or illness, but it's beyond physical ailments. In Vyadhi represents an imbalance within the body and mind, manifesting as physical, mental, or emotional disturbances. So व्याधि दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक व्याधि और एक मानसिक व्याधि। और व्याधि आयुर्वेद में व्याधि के कारण इम्बैलेंस हो सकते हैं, दोष का इम्बैलेंस हो सकता है, डाइट और लाइफस्टाइल हो सकता है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो सकता है, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। व्याधि जो है उसमें और डिजीज में क्या डिफरेंस है? Vyadhi is like a stumbling block, disease It's an ailment. might be. Yeah, ailment. एक्सप्लेन करिए ना मेरे को थोड़ा सा। व्याधि व्याधि को मिटा जा सकता है, डिजीज को थोड़ा रूट कॉज से निकालना पड़ता है। व्याधि को थोड़ा ऑब्जेक्शन रहता है, तो वो दोष ठीक करते हैं तो शारीरिक व्याधि तो निकल जाती है। डिजीज को उतना तुरंत नहीं निकाला जा सकता। व्याधि अपने काम में अड़चन डालती है, तो और डिजीज थोड़ा, disease is like a pandemic, and um, vyadhi is like a little infection. ओके। डिजीज वो होता है जो मेडिसिन से ठीक होता है, डिसऑर्डर वो होता है जो एक्सरसाइजेस से ठीक होता है। पहला मूल डिफरेंस तो ये वाला हो गया। दूसरा पार्ट क्या होता है? व्याधि जो है वो पूरे सिस्टम में पेन को डिफाइन करती है, और ये पेन जो होता है ये एक्सीडेंट का कॉजल फैक्टर होता है। किसी भी व्यक्ति का जब कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट आप किस डोमेन में लेकर चलेंगे? आप चल रहे थे, चलते चलते एकदम से जो है दीवार में आपका शोल्डर लग गया। नॉर्मली आप जब चलते थे तो आपका ध्यान जो है वो हमेशा फोकस्ड रहता था, तो दीवार तो अपनी जगह से हिली नहीं, पर आपका जो शोल्डर जो है वो सडनली वहां पर जाकर उस दीवार से टकरा गया। एक सेकेंड। तो वो आपका शोल्डर जो है वो खुद ही वहां जाकर टकरा गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो अटेंशन स्पैन जो था वो उस समय डेविएटेड था। यू वर नॉट वॉकिंग अटेंटिवली। आपका कोई अटेंशन स्पैन डेविएटेड क्यों था? क्योंकि कोई एक थॉट प्रोसेस जो था, चाहे वो फियर, चाहे एंगर, या कोई भी चीज जो है वो आपको इम्पैक्ट कर रही थी। एज अ रिजल्ट जो ये स्ट्रक्चर आया, इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। सेम वे अगर दो कार्स जो हैं उनके बीच में एक्सीडेंट होता है, तो जो पर्सन ए है और पर्सन बी जो है, उन दोनों के बीच में जो है जो थॉट जो थे वो किसी भी फियर या उस डोमेन से इंपैक्टेड थे। एज अ रिजल्ट दो लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। अदरवाइज हमारी बॉडी का जो इंटेलिजेंट सिस्टम जो है वो इंटेलिजेंट सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि किसी भी सिचुएशन में वो एक्सीडेंट तक को होने ही नहीं देता। इसका लाइव एग्जाम्पल जो कहा जाता है आयुर्वेद के अंदर, वो ये कहा जाता है, जब मेरी जबान जब मेरी जबान 32 दांतों के बीच में रह के हमेशा अपने आप को सुरक्षित रख सकती है, तो मेरा इंटेलिजेंट सिस्टम कितना पावरफुल होगा। और वही
जिस दिन जिस व्यक्ति को बात करते करते एकदम से जीभ कटती है, तो आयुर्वेद में लिखा हुआ है उस व्यक्ति को सबसे पहले अपने कॉन्स्टिपेशन को चेक करना चाहिए। उसका कॉन्स्टिपेशन कब होता है? कॉन्स्टिपेशन इज कनेक्टेड विद फियर। तो हमारे यहाँ जो डेफिनेशंस जो हैं वो बहुत ब्रॉड है। तो हमारे यहाँ जो टर्म है वो कौन सी थी? रोग। और रोग के पैरेलल जो दूसरा टर्म था व्याधि। रोग जो है वो फिजिकल बॉडी में होता है, लेकिन व्याधि जो है वो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, ऑल सॉर्ट्स ऑफ बॉडी यूनाइटेड इज कंसिडर्ड एज व्याधि। और जो प्रक्रिया व्याधि शमत्व करती है, मतलब व्याधि के होने की पॉसिबिलिटी को ही रिवर्स करती है, उसको इम्यूनिटी या व्याधि शमत्व कहते हैं। मैं मेरी बात समझा पाया? Hmm. तो इट हैज अ वेरी डीपर मीनिंग। अब क्या है Got कि it. जब हम व्याधि शमत्व के ऊपर काम करते हैं, तो यहां पर एक इसका संस्कृत के में उसमें श्लोक लिखा हुआ था कि व्याधि शमत्व जो है वो देह धातु से कनेक्टेड है। और देह धातु जो है वो हमारे बॉडी के अंदर एलिमेंट से कनेक्टेड है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर कितना गोल्ड, सिल्वर, लाइकवाइज जो पूरे प्रोसेस ऑफ अप्रोच दे रखे हैं वो उससे कनेक्टेड था। और ये जो थे गोल्ड सिल्वर, वो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये इस प्रकार से कनेक्टेड थे। तो जब मैंने Hmm. इसको आइडेंटिफाई करा कि मैं डायबिटीज भी ठीक कर देता हूँ, ब्लड प्रेशर भी ठीक कर लेता हूँ, कैंसर भी ठीक कर लेता हूँ, मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ? तो देन आई रियलाइज मैं बेसिकली दे धातु को ही इंक्रीज कर रहा हूं। बिकॉज मुझे ये पता है कि म श श, यहां लिखता हूं, म श श त ल ह य र व त्व महल्य शक्षरी। इस बीज मंत्र को जब मैं मेडिटेटिव स्टेट में चैंट करता हूं या राइट करता हूं, तो मेरे शरीर के 9 चक्रा जागृत हो जाते हैं। इन 9 चक्रा से जागरण होने से मेरे 9 धातु, जो जिनका संबंध इन 9 चक्रा से है, वो सारे जागृत हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट मेरा शरीर जो है उसके भीतर का जो व्याधि क्षमत्व है वो जागृत हो जाता है। इस कारण से मैं कोई भी बीमारी को एड्रेस कर सकता हूं, बिकॉज मैं बीमारी को नहीं एड्रेस कर रहा, मैं शरीर की इम्यूनिटी की पावर को इंक्रीज कर रहा हूं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो मंत्र चिकित्सा आयुर्वेद के अंदर व्याधि से कनेक्टेड है, रोग से कनेक्टेड नहीं है। वो व्याधि को रिवर्स करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। और इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल सा है। मेरे पास एक बैटरी है, बैटरी करंट इसलिए प्रोड्यूस कर रही है क्योंकि उसके अंदर धातु है। तो धातु की वजह से उसके अंदर एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है। जब मैं कभी स्ट्रेस्ड होता हूं, स्ट्रेस्ड होने का मतलब है मैं मेरी जितनी चार्जिंग कर रहा हूं उससे ज्यादा जो है मैं वो करंट को कंज्यूम करना शुरू कर देता हूं, बिकॉज ऑफ माई इमोशनल इम्बैलेंस। तो वो इम्बैलेंस जो है वो मेरा डेप्लीशन का रीजन होता है, और डेप्लीशन की वजह से मुझे वीकनेस होती है, वीकनेस की वजह से मेरा इम्यूनिटी डाउन होता है, इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से कोई भी बीमारी, कोई भी थॉट मुझे इम्पैक्ट कर सकता है। मैं मेरा बात समझा पाया? तो ये Hmm. हमारा एक बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है जो पूरे सिस्टम में एक बहुत मीनिंगफुल ट्रांजिशन के तौर पे बात कर रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव पूरी एक्सरसाइज का ये है कि अगर आप अपनी धातु के लिए कॉन्शियस हैं। अब धातु का पोषण हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक दवाई है योगेंद्रस, बैद्यनाथ की। तो जब हम उस दवाई को Hmm. खाते हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, तो उसके अंदर 9 के 9 धातुओं का पोषण करने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद है। तो मुझे पता चला कि आयुर्वेद हो चाहे होम्योपैथी, अब मैंने उसी आधार पे होम्योपैथी की मैंने 18 दवाइयों में वही कॉम्बिनेशन ढूंढा। उसी आधार पे मैंने टिश्यू सॉल्ट्स के 12 टिश्यू सॉल्ट्स का कॉम्बिनेशन ढूंढा। आधार सेम रहा, मुझे मेरे शरीर के भीतर की धातु का पोषण करना था।
as a result, I can make anybody disease free. But disease free is connected with fundamental thoughts. तो मैं थॉट्स के बेसिस पे किसी को भी डिजीज फ्री बना सकता हूं. सो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एक्सरसाइज. मैं मेरी बात समझा पाया? Mm, कोई क्वेश्चन? no. So just उसके बीच में अड़चन निकालने की बात है कि whatever is coming in the way is what Ayurveda focuses on. एब्सोल्युटली. Got it. सर, यू आर सेइंग कि इम्यूनिटी लो होने पे ही थॉट्स भी अटैक करते हैं. ऑब्वियसली सारा कुछ खेल ही थॉट्स का है ना. ओके. अब थॉट्स कैसे हैं? ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, संज्ञान. सो जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उसके भीतर के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं. जिस संबंध से हमें ईश्वर का पता चले उसको विज्ञान कहते हैं. मैं मेरी बात समझा पाया? यस. अब जो संबंध नहीं देखता शरीर के भीतर और शरीर के बाहर, उसको अज्ञान कहते हैं. तो जब हम किसी को अज्ञानी कहते हैं, दैट डजंट मीन कि ही इज नॉट इंटेलिजेंट, बट ही इज नॉट आइडेंटिफाइंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी एंड द यूनिवर्स. ठीक है? ओके. संज्ञान टर्म कहाँ आता है? जहां हम संबंध पर फोकस करके उस पे अटेंटिव होकर अपने डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं. ओके, क्योंकि सो लॉन्ग आई वाज थिंकिंग थॉट्स के कारण इम्यूनिटी लो होती है, द रिवर्स. ओके. अब क्या है कि अगर मैं इसी बात को दूसरे तरह से एक्सप्रेस करूं, तो जब जब मैं प्रो सिस्टम सोचता हूं, इट इज ए थॉट विच जनरेट्स इम्यूनिटी. जब मैं अगेंस्ट सिस्टम थॉट सोचता हूं, मतलब सेल्फिश थॉट्स और सेल्फलेस थॉट्स, मैं बार बार यही सोचूं कि मेरा हित किस में है, या फिर मैं उन चीजों के ऊपर सोचूं जो सबके हित के तौर पर है. तो सेल्फलेस और सेल्फिश, ये सेल्फिश थॉट्स जो है, ये डिजीज देते हैं. ये डिजीज देते हैं. और जो सेल्फलेस थॉट्स हैं वो इम्यूनिटी देते हैं. मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? एंड बिलीव मी, मतलब हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, आई डोंट नो द रेलेवेंस. अभी एक मैंने वो पिक्चर का रेफरेंस दिया जो मैंने उसमें प्राइम या उसमें थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, उसकी Mm, अमिताभ और रजनीकांत की एक मूवी आई है. एंड इट टॉक्स एग्जैक्टली जैसा हम पिछले 4-5 महीने से बात कर रहे हैं. लॉ कैसा होना चाहिए, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. तो ये नहीं है कि जो हम चीज बोल रहे हैं उसके रेलेवेंस नहीं है. इट इज अ वेरी रेलिवेंट प्रोसेस, बिकॉज वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वैसे ही इंपैक्ट कर रहा है. हमने ट्रम्प के बारे में सोचा और ट्रम्प के तौर पर हो गया. कितना कोइंसिडेंस हो सकता है, दैट आई डोंट नो. बट अगर आप 10 चीजें आइडेंटिफाई करें और 10 की 10 जगह चीजें हो रही हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है. विच मीन्स कि व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट द सिस्टम, मेरा उस देश से कोई मतलब नहीं है. लेकिन जब मैं उस देश के लोग और उस प्रक्रिया के लिए कंसर्न हूं कि यार ये इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, बहुत युद्ध हो गए यार, अब बंद होना चाहिए, दिस इज समथिंग फ्यूटाइल, तो मैं किसी का तो अच्छा सोच रहा हूं. हो सकता है वो mm, हथियार बेचने वालों के लिए भले ही खराब हो, लेकिन बाकी सब के लिए वो अच्छा होगा. तो अगर मैं सबका अच्छा सोच रहा हूं, सिस्टम के प्रो सोच रहा हूं, तो मेरा अपना इम्यूनिटी और बाकी सबके इम्यूनिटी काउंट पर उसका फर्क आएगा. हम उन चीजों से कनेक्ट हो पाएंगे. तो जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, और जो थॉट्स हमें इम्यूनिटी देते हैं, वो विज्ञान के थॉट्स हैं. मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? so Vigyan thoughts are
still selfless thoughts or they're selfish thoughts? विज्ञान थॉट्स आर ये प्योर सेल्फलेस थॉट्स। Okay, because of अपने immunity. बारे Got में नहीं it. सोचा, सबके बारे में सोचा। Right. सो लाइकवाइज ये हमारा जो पूरा प्रोसेस जो था, इसमें हमने ये 9 धातुओं के तौर पे बात करी थी, जिसको मैंने बाद में जब देखा था तो म श क्ष त ल ह य र व, म श क्ष त ल ह य र व, ये मेरे 9 धातु। म जो है वो मेरा चंद्रमा से कनेक्टेड था, और इसको सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड के तौर पे मैं यूज करता था। तो इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर तो हम कर चुके। ये वेस्ट डायरेक्शन से कनेक्टेड था, तो ये जो डायरेक्शनल और ये सारा पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। इन सबको रेस्टोर करना बॉडी के भीतर, किसी एक की भी कमी ना हो, तो हमने बीज मंत्र बोला त्वमहलय शक्षरी। तो जब मैं इस बीज मंत्र को लगातार जो है चैंट करता हूं या रेगुलर लिखना शुरू करता हूं, तो ये बीज मंत्र मेरे 9 चक्रास को इन्वोक करता है। या मैं कोई एक ऐसा मंत्र उठा लूं जिसमें कि 9 के 9 अल्फाबेट्स दोनों वो भी इंपैक्ट करेंगे। जैसे मैंने इस पूरे के बजाय जो है लक्ष्मी त्वमश्री तमशी कर लिया, तो इट ऑल्सो अकाउंट्स फॉर द सेम सेट ऑफ अल्फाबेट्स। मैं मेरी बात समझा पाया? तो ऐसे उन बीज मंत्रों का चैंट करना, उनको लाल रंग के पेन से लिखना और रेगुलरली उनकी एनर्जी लिफ्ट करके अपने भीतर डालने से आपके चक्रास जागृत होते हैं। आपके चक्रास जागृत होने पर वो उन उन देह धातुओं का निर्माण बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में कोई व्यक्ति एनेमिक है और मैं यम बीज को बेस बनाकर जो है उसका हार्ट चक्र को हील करूं, तो इन दैट सिचुएशन उस व्यक्ति का जो एनेमिक वाला ट्रेंड जो है वो कम हो जाएगा। तो मैं अगर किसी व्यक्ति की हीलिंग कर रहा हूं तो वो 3 से 5 दिन के अंदर मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता हूं। आप कोई भी पेशेंट दिखाइए, मैं जूम पर उसकी दिन में 3 से 5 बार 3-4 दिन तक ही हीलिंग करूंगा। जबकि जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि हीमोग्लोबिन का साइकिल कितने दिन का होता है, वो कहते हैं 21 दिन का। बोले तुम 3 से 5 दिन में कैसे बढ़ा रहे हो यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा। समझ में इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज मॉडल का कनेक्शन उनको पता नहीं है। जब पता चल जाएगा तो वो भी उस तरीके एक्सरसाइजेस को सजेस्ट करना शुरू कर देंगे। मैं मेरी बात can a pregnant lady do this so that the baby's development is balanced and कोई भी प्रेग्नेंट लेडी अगर लक्ष्मी त्वमश्री तमशी इस बीज मंत्र को रेगुलर लिख रही है रेड कलर के पेन से, तो वो दे धातु बिल्कुल फिनोमिनल होगा, बिल्कुल फिनोमिनल होगा। okay, okay. Lakshmi. त्वमश्री तमशी, यही वाला मंत्र तो हम रेगुलर करते हैं ना, सो दैट वे। Tamshri. मैं इंग्लिश में लिख रहा था इसलिए। अच्छा, ओके। ये मंत्र वाला स्कैनिंग बेस्ड है, इसको कल करेंगे। ये बेसिकली हमने शेयर करा था जो संस्कृत के ऊपर दुनिया भर में रिसर्च होनी शुरू हो रही है, तो उसके बेसिस पे ये अब कल करेंगे। बाकी पार्ट ये डिटेल्ड है। बेसिकली बॉडी पार्ट्स का कनेक्शन हमारे यहाँ 5 एलिमेंट्स के बेसिस पर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ऑरिकुलोथेरेपी, इन सब जगहों पर इसका डिस्क्रिप्शन है। तो ये थोड़ा सा लंबा डिस्कशन चलेगा, तो ये कल करेंगे। ठीक है जी। सो आई बिलीव कि अब हमारी क्लास अगले कुछ दिन तक ब्रेक नहीं लेगी, कॉन्टिन्यूस चलेगी। हाँ, बिकॉज Yes.
मेरी शायद मैक्सिमम 10-12 स्लाइड्स ही बची हैं, तो उसके तौर पर। और जब भी आप लोग जो है दिन के 3 दिन में, क्योंकि स्नेहा जी ने भी दिन में क्लास कर रखी है, उनको पता है, तो ऑरा मेजरमेंट्स वाली जो भी वो क्लासेस है हमारी, वो हम पोस्ट 23rd करेंगे। और उसमें जो है वो आपको ऑरा के जो उतना पार्ट, वो क्योंकि वो आरती वाला पार्ट है, तो ऑरा को कैसे स्कैन करना है, उसके जो भी टर्म्स हैं, बिकॉज मुझे वो लास्ट टाइम शालिनी जी ने बोला था कि भाई मेरा जो स्कैनिंग जो है वो विद विजुअल्स नहीं होता, विदाउट विजुअल्स होता है। तो मेरे वाले प्रोसेस में तो विजुअल और नॉन विजुअल का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन आरती वाले प्रोसेस में विजुअल्स का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो उसको डेवलप करने के लिए आपको अपना क्लास टाइम, जितने दिन भी आरती की क्लास है, वो दिन में रखनी पड़ेगी। एंड सिंस शी रिसेंटली लॉस्ट हर ब्रदर फ्यू डेज बैक, तो वो भी 23rd तक क्लास करने की स्थिति में ही नहीं है। तो पोस्ट 23rd जो है वी कैन डू 2-3 सेशंस, बट इन द डे टाइम। ठीक है जी।